प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आ गया, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के कारण ही जावा को हम लोग इतना ज्यादा यूज करते हैं। देखो मोबाइल पे भी जावा चल रहा है, जितना भी गैजेट्स है, अब दुनिया में जितना भी गैजेट्स है ऑलमोस्ट मैक्सिमम पे जावा चलता है। जैसे आपका फ्रिज है, आपका वॉशिंग मशीन है, जिसपे भी प्रोग्रामिंग किया हुआ है, जो भी फंक्शनैलिटी देता है, जो आप मिनिमम बटन्स प्रेस करते हो, रिमोट कंट्रोल है, टीवी है, मैक्सिमम पे जावा सॉफ्टवेयर है। अभी आपका ईयरबड्स है या फिर टैबलेट है या फिर आपके पास और भी बहुत सारे गैजेट होंगे, एलेक्सा है, दिस है, दैट है, आसपास भरा हुआ है आपके पास। तो जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि किसी भी हार्डवेयर, किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चल सकता है, एंड दैट इज वाई ये पॉपुलर है। तो आज आपके आसपास मैक्सिमम इक्विपमेंट्स जो है वो सब जावा पे मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम, नॉट 100% बट मैक्सिमम। आपके पास, आप देख लो आपके पास कौन कौन सा इक्विपमेंट है और वो इक्विपमेंट का नाम बताओ, और देख लो नेट पे खोज के कि उसका जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है, जिसको जैसे कि हम लोग किसी भी बटन को प्रेस कर रहे हैं और वो अपना फंक्शनैलिटी को अचीव कर रहा है, तो आपको दिखेगा कि वो जावा ही है। ठीक है। हाँ। तो दैट इज वाई राइट वंस रीड मेनी, इसका सबसे बेहतरीन फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड वॉर्म। क्योंकि इसी दोनों फीचर के कारण वो क्या होता है ना कि हम लोग मैक्सिमम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे इसको काम कराते हैं, तो हमको जो कोड है ना वो मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना पड़ता है। जबकि अगर यही काम हम सी में करने लगे ना, तो हर डिवाइस के लिए हमको कोड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर डिवाइस का रन करने का कैपेबिलिटी अलग है। कोई 32 बिट सिस्टम है, कोई 64 बिट सिस्टम है, किसी का प्रोसेसिंग कोई और है, किसी का रैम कुछ और है, किसी का मैन्युफैक्चरर कोई और है। तो ये सब जावा ही सपोर्ट कर सकता है, सी सपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर सी में हम हर डिवाइस के लिए कोड लिखते हैं ना, तो हर डिवाइस के लिए हमको अलग अलग से कोड लिखना पड़ेगा जो कि उसके लिए कंफर्टेबल हो। अगर लैपटॉप पे चलाना है तो लैपटॉप के लिए अलग से लिखेंगे, फिर अगर पीसी पे चलाना है अलग से लिखेंगे, अगर हमको फ्रिज चलाना है अलग से लिखेंगे। तो ये बहुत टीडियस जॉब था, जिसके कारण जावा जैसा लैंग्वेज आया। अब इसका और भी फीचर्स देखते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि सबसे बेस्ट फीचर्स माना जाता है। इसके बाद जो इसका फीचर्स है ना, वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको ओओपी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका नेक्स्ट फीचर है, जो कि आज के समय में मैक्सिमम लैंग्वेज, जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, वो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। किसी भी तरीके से करता हो, कोई ऑब्जेक्ट बेस्ड है, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो दो तरीके का यहाँ पे मिलता है। तो ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसमें हम लोग का रियल वर्ल्ड, जो भी रियल वर्ल्ड में हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो सारा कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दुनिया है। और उसी ऑब्जेक्ट की दुनिया को यहाँ पे प्रोग्रामिंग में, उसी सारे कंसेप्ट को यहाँ पे प्रोग्रामिंग में यूज किया हुआ है। तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि कैसे पूरा आसपास हमारी जो भी है सब ऑब्जेक्ट है। आपके पास आपके आसपास टेबल होगा, चेयर होगा, फैन होगा, अलमीरा होगा, टीवी होगा, गेट होंगे, जो कुछ भी है सब ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट बनता कैसे है? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लगे होंगे, जिस सारे रॉ मटेरियल्स को कलेक्टिवली हम लोग इंजीनियर करके उसको एक शेप देते हैं या एक यूटिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो वही काम अब हमको प्रोग्रामिंग में भी करना है। प्रोग्रामिंग में रॉ मटेरियल क्या होगा? तो प्रोग्रामिंग में रॉ मटेरियल इसका सारा कोड होगा, और कोड के साथ साथ जो मेन इंग्रेडिएंट है वो होगा। और जब ये रन करेगा तो ये एज ए ऑब्जेक्ट रन करेगा। तो एक तरह से बोल सकते हो कि ये जो भी आसपास हम देख रहे हैं, ये रन टाइम ऑब्जेक्ट है। रन टाइम ऑब्जेक्ट का मतलब कि ये कहीं ना कहीं इसका रॉ मटेरियल मिलाकर एक पूरा ऑब्जेक्ट के रूप में बनाया गया है, जो कि एक बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बिहेवियर। बिहेवियर। हाँ, हर एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है। अगर फैन है तो वो हवा दे रहा है, टीवी है तो आपको पिक्चर दिखा रहा है, या फिर अलमीरा है तो आपको एक सिस्टम दे रहा है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, टेबल है तो आपको टेबल रखने के लिए सामान दे रहा है। तो इस तरह से हर ऑब्जेक्ट का एक बिहेवियर है, वो बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे प्रोग्रामिंग के थ्रू
उस बिहेवियर को प्रोड्यूस कराना है। किस बिहेवियर को? जो हम फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहते हैं, जो भी फंक्शनैलिटी हम, हो सकता है कि कल के दिन में अगर आगे चलेंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे तो एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो एप्लीकेशंस में आपको देखते होंगे लॉगिन स्क्रीन रहता है, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन रहता है। तो लॉगिन स्क्रीन पे लॉगिन का बिहेवियर है, रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो सब बिहेवियर प्रोड्यूस हो रहा है। तो बिहेवियर कैसे प्रोड्यूस कराएंगे? तो उसके पीछे पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दुनिया है। तो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोड करेंगे तो वो बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। तो इसका तीसरा फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको सीखना है। पर फिलहाल इतना समझना है कि मेरे आसपास जो भी दुनिया है वो ऑब्जेक्ट है, और उसी ऑब्जेक्ट को अब हमको प्रोग्रामिंग करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसको समझना है। नेक्स्ट फीचर है आपका, यहाँ पर आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए प्रोग्रामिंग होता है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करता है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म करने का मतलब है कि ये, इस पे हम लोग वेब ऐप भी बना सकते हैं, विंडोज ऐप भी बना सकते हैं जिसको विन ऐप बोलते हैं, और मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं। मोबाइल ऐप जावा पे देखो, आपका जितना भी एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल मैक्सिमम जावा सपोर्ट करता है, मैक्सिमम जावा लैंग्वेज है। तो मोबाइल के लिए दो, अगर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे है तो दो लैंग्वेज यहाँ पे काम करता है, एक है जावा और दूसरा है कॉटलिन। जावा का नाम सुने ही है, और दूसरा लैंग्वेज जो बोले मैंने वो कॉटलिन कहलाता है, कॉटलिन। तो कॉटलिन पे बहुत लोग काम करते हैं, ज़्यादा लेकिन इसका शेयर नहीं है। बहुत कम ही एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होगा जो कॉटलिन पे लिखा जाता है, मैक्सिमम जावा पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने तीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप बताया, ये तीनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। वेब ऐप, वेबसाइट तो हम बनाते हैं। विन ऐप में मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर पे जो ऐप काम करता है, और मोबाइल जो देख ही रहे हो एंड्रॉयड की दुनिया। तो ये हाँ। तीनों टाइप के ऐप को हम जावा में बना सकते हैं, इसलिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं। तो जावा में ये फीचर्स है, जबकि बहुत सारा लैंग्वेज सारे प्लेटफॉर्म को नहीं सपोर्ट करेगा, किसी एक प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है या किसी दो को करता है। ये सब तीन प्लेटफॉर्म है मार्केट में अभी, ये तीनों प्लेटफॉर्म को करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ। देन इसका नेक्स्ट फीचर है ना, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग में क्या है कि जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग, एक ही प्रोग्राम बहुत बड़ा हम लोग लिख लिख देंगे तो प्रोसेसर और रैम को ना एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि प्रोसेसर एक ही है, रैम एक ही है, जो पर्सनल कंप्यूटर में होता है, लॉजिकली हम उसको डिवाइड करते हैं। क्योंकि आज के समय में डुअल कोर, ऑक्टा, बहुत सारे, एक प्रोसेसर तो एक ही है लेकिन लॉजिकली हम उसको क्या करते हैं, 4 पार्ट में या 6 पार्ट में या 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रैम का भी उसी तरह से है, रैम भी हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, बट फिर भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर और रैम हो सके। तो जो कंसेप्ट है ना, वो अभी मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आपने सुना होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी होता है, मल्टी प्रोसेसिंग, का भी सुना होगा। ये सब ओएस में पढ़ने को मिला होगा कहीं ना कहीं। एंड उसके बाद आता है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है। तो हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो एक प्रोग्राम में काम, एक प्रोग्राम से सारा काम नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए, जैसे अगर ये बॉडी है, देखो कितना सारा फंक्शनैलिटी है यहाँ पे, तो सारा एक ही जगह लिख देंगे तो इतना फास्ट काम नहीं करेगा। देखो कितना सारा फंक्शनैलिटी है, तो सारा फंक्शनैलिटी एक जगह हम नहीं लिख सकते। उसको क्या करना पड़ता है कि डिफरेंट डिफरेंट फाइल में तोड़ते हैं, डिफरेंट फाइल को डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में तोड़ते हैं, ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में ये प्रोग्राम रहे। और जब हम प्रोसेसर और रैम के पास ये प्रोग्राम भेजे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो आसानी से एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज हैंग कर जाएगा सिस्टम। तो पहले एक ही प्रोग्राम में सारा लिखते थे हम लोग, तो महसूस हुआ कि ये काम नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या किए, मल्टी प्रोग्रामिंग किए। मल्टी प्रोग्रामिंग से भी लगा कि सिर्फ मल्टी प्रोग्रामिंग करने से नहीं होगा, मल्टीपल प्रोग्रामिंग के ऊपर मल्टी प्रोसेसिंग लगाते हैं। मतलब एक साथ बहुत सारा प्रोग्राम भेजेंगे और हर प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में भेजेंगे।
तो मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट आया, मतलब तोड़ रहे हैं हम। जब यहाँ से भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो हम लोग आए मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोड बोलते हैं इसको, बोलते हैं स्मॉल स्निपेट ऑफ कोड। तो ये टूटता चला गया क्योंकि एक साथ हम इंस्ट्रक्शन भेज रहे थे और प्रोसेसर और रैम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, या फिर वो सिर्फ उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में लग रहा था, बाकी सारे प्रोग्राम को छोड़ दे रहा था। तो ये इन सारे का लॉजिकल सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते चले गए, और ढूंढने में ये सारा कंसेप्ट निकल के आया, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड देन मल्टी थ्रेडिंग। तो जावा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है, जहां पे हम एक ही साथ मल्टीपल थ्रेड्स इंस्ट्रक्शन के रूप में भेज सके, ताकि मेरा जो प्रोसेसिंग स्पीड है या फिर जो रन टाइम है वो एकदम थ्रूपुट मेंटेन हो पाए। अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। जस्ट लाइक एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गेम खेलते हो? गेम गेम खेलते हो? हाँ 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 खेलते हो ना? तो हाँ गेम में एक ही स्क्रीन पे क्या कुछ हो रहा होता है? हाँ। बताओ, क्या देखते हो, एक ही साथ क्या क्या प्रोसेस होता है? बहुत कुछ। बहुत कुछ हो रहा होता है। तो अगर हम हाँ। एक ही इंस्ट्रक्शन को भेजें तो इतना सारा प्रोसेस हो पाएगा? नहीं। नहीं हो पाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा गेम का एग्जांपल लेता हूँ, अगर कोई भी एक सिंपल सा भी गेम है तो उसमें तीन तीन टाइप ऑफ प्रोसेसिंग एक ही साथ चलता है। जैसे स्क्रीन पे आपका ग्राफिक्स चल रहा होता है, ग्राफिक्स से ही आपको हाँ अपडेट होता है ताकि आप इंटरेक्ट कर सकते हो। दूसरा, हाँ साउंड भी चलते रहता है, देखते हो कि साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलते रहता है साइमल्टेनियसली। हाँ तीसरा, स्कोरिंग सिस्टम भी चल रहा होता है, जैसे ही आप पॉइंट गेट करते हो वो पॉइंट अपडेट होते रहता है, फटाफट फटाफट होते रहता है। तो एक छोटा सा अगर गेम का एग्जांपल भी ले रहे हैं तो तीन डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक ग्राफिक्स के लिए, एक साउंड के लिए, एक उसका स्कोरिंग सिस्टम के लिए। हाँ तो ये तभी पॉसिबल है जब हम मल्टी थ्रेडेड वे में प्रोग्राम करेंगे। अदरवाइज ये तीन, अभी मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया तीन का, अभी बहुत सारा ऐसा बड़ा बड़ा गेम देखते होगे उसमें और भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। हाँ एक ही साथ मल्टीपल यूजर्स भी खेलते हैं। हाँ। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग करेंगे। हाँ अदरवाइज हाँ गेम बनाना या फिर वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर बनाना ये सब बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ वर्ड में भी देखो बहुत कुछ प्रोसेस हो रहा है, एक हम लिख रहे हैं, एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, एक साथ में स्पेलिंग चेक कर रहा है, ग्रामर चेक कर रहा है, तो ये सब बैकग्राउंड में चल रहा है, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन एक ही साथ मल्टीपल थ्रेड चल रहा है। तो ये सारे मल्टीपल थ्रेड मिलकर मुझे बहुत सारे चीजों को एक साथ एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये जैसे अभी ब्राउजर ही है, तो ब्राउजर में देखो एक टैब खोलते हो, एक टैब पे भी मल्टीपल थ्रेड चलता है, और फिर मल्टीपल टैब खोल लेते हो तो हर टैब पे मल्टीपल थ्रेड चल रहा होता है। तो बहुत कुछ यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग में ही हो सकता है। तो जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग। अब आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्चर, नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर इसका है नेटवर्क प्रोग्रामिंग। हाँ। मतलब नेटवर्क सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। नेटवर्क प्रोग्रामिंग में हो गया कि वन सर्वर, आप बोल सकते हो वन सर्वर एंड मल्टीपल क्लाइंट, ये हो गया वन। नेटवर्क के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग में क्या हो गया? मल्टीपल सर्वर, मल्टीपल क्लाइंट, ऐसा सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे बन सकता है। तो ये दोनों ही टाइप के सॉफ्टवेयर को बना सकता है। और सबसे लास्ट एंड इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर में आता है, ये है सिंपल प्रोग्रामिंग। सिंपल प्रोग्रामिंग क्यों बोलता है? कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख लिए हो तो जावा सीख सकते हो, नो डाउट। अगर नहीं भी सीखे हो, मान के चलो इससे पहले सी, बहुत सारे आज के समय में बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जो C++ नहीं पढ़ाता है, बोलता है कि आप सिस्टम में थोड़ी ना जाना है जो आपको सी और C++ पढ़ाए, डायरेक्ट जावा पढ़ाता है। तो अगर मान के चलते हैं कि C++ नहीं भी पढ़े हैं कोई, तो भी जावा पढ़ेंगे तो ये सिंपल ही होगा, बहुत हार्ड एंड फास्ट जावा नहीं। तो ये सारे फीचर्स हैं
इन सारे फीचर्स को मिलाकर जावा के पास इतना फैसिलिटीज है, इतना सारा फीचर्स है कि ये आज के समय में दुनिया में रूल करता है। तो समझ में आया क्यों जावा? हाँ समझ में आया ना? इससे क्वेश्चंस भी हाँ। आता होगा, आई होप कि फीचर्स ऑफ जावा से क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। जैसे मैं भी नहीं, अगर हम लोग को क्या होता है ना कि हाँ, क्वेश्चन भरा हुआ रहता है कोड से, मतलब कोड से। पेपर में। हाँ मतलब थ्योरी रहता ही नहीं है। अच्छा, थ्योरी रहता ही नहीं है, ओके। पूरा हम लोग को कोड ही दे देता, मतलब थ्योरी रहता भी है तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हाँ, दे देता है कि जैसे वो इनहेरिटेंस बताओ, और इनहेरिटेंस के ऊपर फिर डेफिनेशन लिख दिए, उसके बाद रहता है उसमें कि उसके ऊपर कोड लिखो एग्जांपल देके। ओके ओके मैक्सिमम ओके पेपर में कोड ही रहता है हम लोग का। ओके ओके, नो इशू। ठीक है, तो कोड पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे फिलहाल, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो फिर कोड पे भी स्टार्ट करते हैं ना। हम्म। ताकि बेसिक चीजें जाननी थोड़ी जरूरी होती है, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, क्यों इतना सारा फीचर्स दिया हुआ है। अब इसको आते हैं कि जावा किसने बनाया। जावा बनाने वाले का नाम जानते हो, पढ़े हो? नहीं। तो जावा बनाने के लिए जेम्स गॉसलिंग का नाम सबसे पहले आता है, पैट्रिक नॉर्टन का नाम आता है। ये दो ऐसे इंजीनियर्स थे जिन्होंने जावा को बनाया। तो पैट्रिक नॉर्टन का बुक भी आता है, आप बुक पढ़ने जाओगे ना, मार्केट में खोजोगे, तो जेम्स गॉसलिंग और पैट्रिक नॉर्टन इन सबका मिला जुला के बुक आता है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट रेफरेंस। कंप्लीट रेफरेंस इस जावा में, ये आपके जो मेन जावा बनाने वाले हैं उनका, वो राइटर हैं, उनके नाम पे ही बुक आता है। तो जेम्स गॉसलिंग, पैट्रिक नॉर्टन एंड हार्वर्ड सिल्ट, ये तीन इंजीनियर हैं। अब जावा नाम क्यों पड़ा? तो जावा नाम पढ़ने के पीछे कारण है कि ये लैंग्वेज जो है बेसिकली अमेरिकन अमेरिका में डेवलप हुआ था। तो अमेरिका में लोग कॉफी पीते थे, ठीक है? तो उसको जावा ही बोलते हैं। जो उसका बीन होता है ना, बड़ा बीन्स होता है, हम लोग तो उतने बड़े हाँ बीन्स को यूज ही नहीं करते, सब इम्पोर्टेड हो जाता है, सब बाहर चला जाता है बड़ा बीन्स। तो हाँ जो बड़े बीन्स थे ना, उसको जावा बोलते हैं। तो जब ये लोग नाम पेटेंट कराने गए ना, नाम पेटेंट कराने होता है, क्योंकि नाम देंगे तभी तो वो आगे पॉपुलर होगा। तो पहले जो नाम था वो ओक था। तो हाँ बेसिकली जावा कॉफी का ही एक फॉर्म है ओक। तो ओक नाम देने गए, तो ओक पहले से रजिस्टर्ड था, किसी दूसरा लैंग्वेज का नाम था। तब इन लोगों ने, जो बीन्स होता है ना, बीन्स को जावा बोलते हैं। तो इन लोगों ने बीन्स के नाम को जावा रखा, और इसलिए बहुत सारा यहाँ पे कंसेप्ट में जावा बीन्स भी आता है। हाँ तब इसका नाम जावा पड़ा, क्योंकि ओक पहले से रजिस्टर्ड हो चुका था, तो इन लोगों ने जावा इसका नाम दिया। ये ऑलमोस्ट 1995 के लगभग का लैंग्वेज है। 1995 96 से ये डेवलप हुआ, और 2000 में आके ये पॉपुलर हो गया। मतलब 4-5 साल लगा इसको पॉपुलर होने में, और 2000 के बाद इतना पॉपुलर हुआ कि अभी तक ये लैंग्वेज मार्केट में अपना एक वजूद रखे हुए है, और बहुत स्ट्रांगली कॉम्पिटिट कर रहा है आज के समय में, जितने भी लैंग्वेज मार्केट में हैं, उन सारे लैंग्वेज के साथ। तो ये इसका ब्रीफ हिस्ट्री था। हम्म, क्लियर? हाँ अब आते हैं इसके आर्किटेक्चर पे, थोड़ा सा आर्किटेक्चर देख लेते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर जानने से आपको पता चलेगा कि ये कैसे कंपाइल होता है और कैसे फिर रन करता है। तो आर्किटेक्चर बेसिकली देखो, ये दो फेज में कंपाइल होता है। फर्स्ट फेज इसका होता है, अभी देखो ये ना जूम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर हम दूसरा लिंक भेजेंगे, क्योंकि ये फ्री प्लान है और ये 40 मिनट्स का ही होता है। तो फर्स्ट कंपाइलेशन फेज में क्या होता है ना। तो मैं बोला था गूगल मीट कर लीजिए ना, उसमें बंद नहीं होता। अच्छा ठीक है, इसके बाद उसको ही कर लेते हैं। फर्स्ट कंपाइलेशन फेज में क्या होता है
कि हम लोग जावा में जो सोर्स कोड लिखते हैं ये कंपाइल होता है विद द हेल्प ऑफ जावा कंपाइलर। ठीक है, ये बनाता है बाइट। ये क्या बनाएगा? बाइट। ये अनदर एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सपोर्ट करता है। बाइट कोड एक ऐसा इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज, आईएल बोलते हैं। तो जावा सोर्स कोड जब कंपाइल होता है ना, तो ये बाइट कोड बनाता है। और बाइट कोड क्या है? इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, आईएल बोलते हैं। इंटरमीडिएट लैंग्वेज मतलब अभी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसके बाद क्या होता है, दूसरा एक कंपाइलर आता है जेआईटी। ये सेकेंड लेवल कंपाइलर है। यहाँ से सेकेंड लेवल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से सेकेंड लेवल है। फर्स्ट लेवल में सिर्फ ये बाइट कोड बना के छोड़ देता है। सेकेंड लेवल में क्या होता है, जेआईटी कंपाइलर है। जेआईटी कंपाइलर क्या करता है? मशीन कोड में चेंज करता है। और फाइनल मशीन कोड क्या होता है? इंटरप्रेट होता हम्म, है एंड फाइनली ये आउटपुट आता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में आप देख रहे होंगे कि एक बाइट कोड है। ये बाइट कोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी बाइट कोड के कारण इसका ये दोनों फीचर सपोर्ट होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड राइट वंस, रीड मेनी। कौन? यस। तो बाइट कोड इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो कि किसी भी मशीन पे रन कर सकता है, क्योंकि इसका सेकेंड लेवल कंपाइलर इसको मशीन कोड में चेंज करता है। तो सेकेंड लेवल कंपाइलर में जेआईटी आता है, इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्या बोलते हैं? जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या बस। करता है? हाँ, ये मशीन जेट। लैंग्वेज जस्ट इन टाइम, हाँ। ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मशीन कोड बोलते हैं इसको। मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया तो मशीन कोड फाइनली इंटरप्रेट होता है। और इंटरप्रेट होने के बाद ये फाइनल आउटपुट आपके स्क्रीन पे आता है। तो ये इसका आर्किटेक्चर में आता है। अब ये सारे काम करने के लिए अब जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है वो होता है जेडीके। जेडीके 1.8 या 1.9, अभी ये दोनों यूज हो रहा है। ये दोनों वर्जन का नाम है। तो जेडीके कोई भी इंस्टॉल कर लेना है, आई थिंक।